स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे वो था हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें आपको बताया था कि दो तरह का एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट था डायमेंशन, जिसमें आपको हम बताए थे कि लेंथ का डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस और या रेजिस्टिविटी किस तरह से अफेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो है कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा या रेजिस्टिविटी भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ρ1 है और T2 टेम्परेचर का जो है ρ2 है। तो चेंज इन इसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा ρ2 माइनस ρ1। तो इस तरह से चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा का चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा चेंज होता है। और दूसरा चीज़ जो है चेंज इन जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई कंडक्टर है उसका इनिशियल रेजिस्टिविटी अगर मान लो 100 ओम मीटर है और एक जो है 1 ओम मीटर है। अगर दोनों के टेम्परेचर में, दोनों कंडक्टर के टेम्परेचर में अगर हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर करते हैं, तो मान लीजिए इसका रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होकर के 100 और 5 ओम हो जाता है। और इसमें 5 डिग्री का चेंज करने पर मान लीजिए 1.5 ओम हो जाता है। ज़्यादा से ये चेंज तो ऐसे 1.5 गुना हुआ है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका चेंज जो है 0.5 ओम मीटर का ही हुआ इसमें। और इसमें जो है इसमें चेंज कितना का हो गया, 5 ओम मीटर का हो गया। ठीक है, इसमें 5 ओम मीटर का जीरो, इसमें 0.5 ओम। इस तरह से अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी अगर उसका ज़्यादा है तो सेम टेम्परेचर में चेंज करने पे जो है रेजिस्टिविटी में चेंज ज़्यादा का होता है। तो इस तरह से इनिशियल रेजिस्टिविटी पे भी जो है चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो दो चीज़ पे हम लोग देखें कि दो चीज़ पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी में जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर में चेंज के, और दूसरा जो है रेजिस्टिविटी में जो चेंज है वो इनिशियल रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम लोग ले लिए तो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनिशियल रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर का। अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक अल्फा हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं और इस अल्फा को जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका एक नाम दिया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ρ1 को उधर कर दिया गया, ये इक्वेशन बन गया। इस तरह से दोनों से ρ1 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर यहाँ पर हम लोग जो रेजिस्टिविटी के टर्म में जो भी एक्सप्रेशन निकालें, इसको हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते थे। बस ρ1 और ρ2 के जगह में R1 और R2 लीजिएगा तो एकदम सेम टाइप का इक्वेशन हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया रेजिस्टिविटी के टर्म में और ये हो गया रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अल्फा जो क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसी इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू हमको इस तरह से मिलेगा। तो अल्फा का अगर डिफाइन करें वास्तव में क्या है, अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हुआ, तो ऊपर में चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर का। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। वही डिफिनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसका यूनिट क्या हो गया, तो ऊपर में जो है चेंज इन रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट बाय रेजिस्टिविटी का यूनिट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का, तो 1 बाय टेम्परेचर का यूनिट तो पर केल्विन होगा। चलिए खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि जब हम लोग किसी सोर्स के द्वारा हम लोग कोई भी डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं
तो सर्किट में करंट को प्रोवाइड करने के लिए उस सोर्स के द्वारा, मतलब जो सोर्स के रूप में बैटरी होगा या सेल होगा, तो उस सेल के द्वारा कुछ वर्क डन करना पड़ता है करंट को कंटिन्यू जो है फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि जो भी डिवाइस कनेक्टेड होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्ट करता है करंट को, और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो है इसको धक्का पुश करके जो है इलेक्ट्रॉन को लगातार इसमें जो है फ्लो करवाना पड़ता है। इसलिए इस सेल को या बैटरी को जो है वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इस सेल का जो है या इस सर्किट का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग किसे कहेंगे, तो इसी सेल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है करंट को कंटिन्यू रखने के लिए, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही डिफिनेशन लिखा, वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा कि सेल के द्वारा जो वर्क डन करना पड़ा, इसमें अगर मान लीजिए हैं कि टी टाइम तक आई करंट इससे होकर के फ्लो किया है आर रेजिस्टेंस से, तो कितना वर्क डन करना पड़ा सेल का, जो भी वर्क डन होगा वही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो ठीक है, तो वर्क डन पहले हम लोग अगर आई करंट जाए तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, आई इंटू टी। आई करंट टी टाइम तक अगर फ्लो हुआ तो चार्ज फ्लो हो गया आई टी। तो वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू आप जानते हैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो w इज इक्वल टू क्यू इंटू भी हो जाएगा। अब हम लोग q का जो वैल्यू है आई टी रख देंगे और v का वैल्यू जो है i इंटू आर रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा इक्वेशन, आई स्क्वायर आर टी, ये वर्क डन हुआ। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही जो वर्क डन सेल के द्वारा जो किया गया है वो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। तो इसके जगह ई लिख देंगे, तो ई का एक्सप्रेशन हो गया आई स्क्वायर आर टी। उसी तरह से और भी हम लोग फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू अगर हम लोग वी बाई आर रख देते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, इसको फिर आगे भी हम लोग इस तरह से v इक्वल टू आई आर अगर हम लोग यहाँ पर रख करके कैलकुलेट करेंगे तो r से r कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आई आर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो पावर के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पावर क्या होता है। तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम जो है इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा, और इसका यूनिट जो होता है वाट होता है। ठीक है, और इसका कॉमर्शियल जो यूनिट होता है वो किलो वाट आवर होता है। और 1 किलो वाट आवर जो है कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, जो 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और वही जो ई का जो सारा एक्सप्रेशन अगर हम लोग रखेंगे आई स्क्वायर आर टी, तो हम लोग को मिलेगा आई स्क्वायर आर। अगर वी आई टी रखें टी टी कटेगा तो वी आई। अगर यहाँ पे ये भी इक्वेशन मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर भी मिल जाएगा, थर्ड वाला इक्वेशन रखेंगे तो। अब हम लोग आगे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि श्रेणी क्रम समायोजन और समानांतर क्रम समायोजन। तो सीरीज में जो है इस तरह से हम लोग एक के बाद एक को हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं, और इसको हम लोग सोर्स से जोड़ दिए, भी से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में क्या होता है कि करंट जो होता है सब पूरे भाग में जो है समान होता है, सेम करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, आई करंट सबसे फ्लो हो रहा है। लेकिन इसका जो वोल्टेज है, जो सोर्स का वोल्टेज जो है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो स्प्लिट कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो टोटल ये जो है इसका वोल्टेज जो है V है वो बढ़ गया इसके अक्रॉस V1, यहाँ हो गया V2, ये हो गया V3, लेकिन करंट जो है समान है। तो देखिए इसमें, और इससे तो हमको निकालना क्या है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि तीनों रेजिस्टेंस को अगर हटा कर कोई ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया जाए जो तीनों के बराबर इफेक्ट डाले, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको बनाते समय ही करना है कि जो चीज़ स्प्लिट करता है वहीं से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसमें करंट स्प्लिट नहीं करता है, बल्कि क्या स्प्लिट करता है, वोल्टेज स्प्लिट करता है। तो टोटल वोल्टेज जो V है बैटरी का वो बढ़ जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3।
तो V1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा, करंट इससे I जा रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I इंटू R1 हो जाएगा V1। तो यहाँ इसमें V2 का वैल्यू हो जाएगा I इंटू R2, यहाँ V3 का वैल्यू है I इंटू I3। इस तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस तीनों हट करके मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है सीरीज का, और वोल्टेज इसमें भी अगर हम लोग आएंगे और करंट इसमें तो फिर I जा रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग V इक्वल टू I इंटू RS होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे, दोनों V का वैल्यू होगा तो RHS दोनों का बराबर होगा। तो इस तरह से RHS बराबर हो गया, तो यहाँ से I कॉमन लेकर के I से कैंसिल कर दिए, तो इस तरह से RS इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से यहाँ 3 रेजिस्टेंस के लिए निकाले हैं, अगर n रेजिस्टेंस अगर रहेगा सीरीज में तो इसी तरह R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस n तक। अब हम लोग आते हैं कि पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ा रहे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सारे के एंड पॉइंट के एक छोर को एक पॉइंट से और दूसरे छोर के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए और सबको एक बैटरी से फिर हम लोग कनेक्ट कर दिए। इसमें क्या है, सेल से जो करंट I फ्लो यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ जंक्शन पॉइंट पे जो है 3 भाग में बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। लेकिन ये जो सभी का पहला छोर और लास्ट वाला जो छोर है वो सब बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबका बराबर होता है, ठीक है। और इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग मान लिए कि RP है। तो यहाँ बढ़ता क्या है ये आपको देखना है, तो बढ़ता यहाँ पे करंट है, तो करंट से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का जो वैल्यू होता है V/R1, इससे होकर के पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो हो जाएगा V/R1। I2 इक्वल टू V/R2 और I3 इक्वल टू V/R3। ये लिखे कि अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग RP ले लेते हैं, तो इससे होकर के जो करंट यहाँ I जा रहा हो, अगर I करंट इससे फ्लो हो रहा हो और रेजिस्टेंस RP है, तो यहाँ करंट I इक्वल टू V/RP होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग फिर हमको ये इक्वेशन दोनों का RHS बराबर हो गया और V यहाँ से कॉमन लिए, इसको कैंसिल किए, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही एक्सप्रेशन हो गया। अगर यहाँ 3 रेजिस्टेंस नहीं होकर केवल 2 रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह से आएगा, और इसको सॉल्व आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से RP का वैल्यू होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। लेकिन इसी तरह का अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, R1 R2 R2 नहीं, सारे रेजिस्टेंस अगर समान है, ठीक है, तो इसके लिए 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/, इस तरह से ये सबको अगर n टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो n इंटू 1/R हो जाएगा, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो RP इक्वल टू हो गया R/N। मतलब कि अगर हम लोग 10 ओम का अगर हम लोग 5 ठो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में अगर जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 10/5 हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। तो अब रखते हैं आज का क्लास।